दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्वांटम यांत्रिकी में आज हम कॉम्पटन प्रभाव के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कॉम्पटन प्रभाव या प्रकाश की तरंग प्रकृति। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? इस प्रभाव की खोज A.H. कॉम्पटन ने की थी, इसलिए इसे हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के अनुसार जब लैम्डा तरंगदैर्ध्य की एक वर्णीय एक्स किरण किसी हल्के तत्व जैसे कार्बन द्वारा प्रकीर्णित होती है तो प्रकीर्णित एक्स किरण की तीव्रता दो तरंगदैर्ध्यों पर प्राप्त होती है, जिनमें से एक तो उसी तरंगदैर्ध्य अर्थात लैम्डा की होती है, जबकि दूसरी इससे कुछ अधिक तरंगदैर्ध्य अर्थात लैम्डा डैश की होती है। तो यह प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। तो यदि लैम्डा तरंगदैर्ध्य की एक वर्णीय एक्स किरण किसी हल्के तत्व द्वारा प्रकीर्णित होती है तो प्रकीर्णित एक्स किरण की तीव्रता दो तरंगदैर्ध्यों पर प्राप्त होती है, जिसमें से एक तरंगदैर्ध्य वही है जो कि आपतित एक्स किरण की थी, जबकि दूसरी इससे कुछ अधिक तरंगदैर्ध्य की होती है। इस प्रभाव को हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तरंगदैर्ध्यों में अंतर अर्थात लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। सिद्धांत। तो यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है जो कि रेस्ट पर या विरामावस्था में है, और ये आपतित फोटोन है जिसकी ऊर्जा E1 इक्वल टू एच न्यू है तथा इसका संवेग P1 इक्वल टू एच न्यू बाई सी है। यह फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो प्रकीर्णित फोटोन इस दिशा में गति करता है। यह हमारा प्रकीर्णित फोटोन, इसकी ऊर्जा E1 डैश इक्वल टू एच न्यू डैश तथा इसका संवेग P1 डैश इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी तथा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रतिक्षिप्त होता है। तो यह प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन यह रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा E2 इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, जबकि इसका संवेग P2 डैश इक्वल टू एम वी है। विरामावस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन का संवेग शून्य तथा इसकी ऊर्जा विराम द्रव्यमान ऊर्जा होगी जो कि E2 इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर है। आपतित फोटोन की ऊर्जा E1 इक्वल टू एच न्यू, तो हमारा आपतित फोटोन है, इसकी ऊर्जा E1 इक्वल टू एच न्यू। आपतित फोटोन का संवेग P1 इक्वल टू E1 अपॉन सी अर्थात एच न्यू बाई सी। यह फोटोन विरामावस्था में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो यह आपतित फोटोन विरामावस्था में स्थित इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन का संवेग P2 इक्वल टू 0, क्योंकि टक्कर से पूर्व यह इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में है, अतः इसका वेग शून्य होगा। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग P2 इक्वल टू एम वी तथा v का मान शून्य है, तो P2 इक्वल टू 0 तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो कि विराम ऊर्जा होगी E2 इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ एम नॉट इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है। यह इलेक्ट्रॉन जो विरामावस्था में है उस स्थिति में द्रव्यमान है तथा c प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। टक्कर के पश्चात फोटोन अपनी कुछ गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है तथा वह अपने वास्तविक पथ से प्रकीर्णित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाता है। तो यह हमारा आपतित फोटोन था, यह इलेक्ट्रॉन था जो विरामावस्था में था। तो यह फोटोन अपनी कुछ गतिज ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है तथा फोटोन प्रकीर्णित हो जाता है, जो कि हमने यहां पर दर्शाया है। यह प्रकीर्णित फोटोन है तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करता है, यह प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है।
तो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E1 डैश इक्वल टू एच न्यू डैश। तो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा E1 डैश इक्वल टू एच न्यू डैश। प्रकीर्णित फोटोन का संवेग P1 डैश इज इक्वल टू E1 डैश अपॉन C तथा E1 डैश एच न्यू डैश है, सो एच न्यू डैश अपॉन C। सो P1 डैश इक्वल टू एच न्यू डैश बाई C। प्रकीर्णित फोटोन एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति करता है। तो यह हमारा प्रकीर्णित फोटोन था, यह एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता हुआ गति करता है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 डैश इक्वल टू mc स्क्वायर। तो टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त होता है तथा यह गति करता है। तो गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 डैश इक्वल टू mc स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का संवेग P2 डैश इक्वल टू mv, यहां भी इलेक्ट्रॉन का वेग है। यह इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाते हुए गति करता है। तो यह इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के साथ में फाई कोण बनाते हुए गति करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा के बराबर होगी। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो टक्कर के पूर्व कुल ऊर्जा E1 प्लस E2 तथा टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा E1 डैश प्लस E2 डैश। सो E1 प्लस E2 इक्वल टू E1 डैश प्लस E2 डैश। चूंकि E1 इक्वल टू एच न्यू, E2 इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर, E1 डैश इक्वल टू एच न्यू डैश तथा E2 डैश इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये हो गया एच न्यू प्लस m नॉट c स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस m c स्क्वायर। अब हम इस एच न्यू डैश को इधर ले लेते हैं। सो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब इन दोनों में h कॉमन आ जाएगा। सो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। सो एम सी स्क्वायर इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब एम सी स्क्वायर का मान हमें यह प्राप्त हुआ है। अब हम इस समीकरण के दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर सी की पावर 4 एंड राइट हैंड साइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। सो ए स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 प्लस ट्वाइस ए बी मीन्स ट्वाइस एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। सो एम स्क्वायर सी रेज टू 4 की वैल्यू ये होगी। अब वापस इसको न्यू माइनस न्यू डैश होल स्क्वायर को ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 अपनी जगह पर है और ये पूरा भी है। सो प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम नॉट सी स्क्वायर, और यही हमने यहां पर लिखा है। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर से पूर्व कुल रेखीय संवेग का मान टक्कर के पश्चात कुल रेखीय संवेग के बराबर होगा। चूंकि रेखीय संवेग सदिश राशि है, अतः x दिशा में तथा y दिशा में रेखीय संवेग अलग अलग संरक्षित होगा। तो x अक्ष की दिशा में p1x प्लस p2x इज इक्वल टू p1x डैश प्लस p2x डैश, ये और ये टक्कर के पूर्व कुल x दिशा में रेखीय संवेग है, जबकि ये टक्कर के पश्चात कुल x दिशा में रेखीय संवेग है। अब ये हमारा डायग्राम था।
चूंकि फोटोन x दिशा में गति करता है, सो p1x क्या है, एच न्यू बाई सी। चूंकि फोटोन x दिशा में गति करता है तो इसका पूरा संवेग x दिशा में है तथा p2x का मान 0 है चूंकि इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में है। सो प्लस 0 इज इक्वल टू p1x डैश अर्थात एच न्यू डैश बाई सी का x दिशा में घटक। तो इसका अगर हम इस दिशा में घटक निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा, जबकि y दिशा में एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। अभी हम x दिशा की बात कर रहे हैं, सो एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस अब p2x डैश निकालोगे अर्थात mv का x दिशा में घटक निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा mv cos फाई, और y दिशा में ले तो mv sin फाई। सो प्लस mv cos फाई। सो h न्यू बाई c इज इक्वल टू h न्यू डैश बाई c cos थीटा प्लस mv cos फाई। अब c आप एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू डैश cos थीटा प्लस mvc cos फाई। इसी प्रकार यदि हम y दिशा में ले तो y दिशा में टक्कर से पूर्व फोटोन का संवेग 0, इलेक्ट्रॉन का संवेग भी 0, तो ये क्या हो जाएगा p1y प्लस p2y इज इक्वल टू p1y डैश प्लस p2y डैश। अब p1y की वैल्यू 0, p2y की वैल्यू भी 0। p1y डैश की बात करें तो हमने कहा है h न्यू डैश बाई सी साइन थीटा एंड p2y डैश निकालोगे तो ऋणात्मक y दिशा में ये संवेग mv sin फाई है, धनात्मक y दिशा में लोगे अर्थात इस दिशा में ये लोगे तो ये क्या जाएगा माइनस mv sin फाई। सो 0 प्लस 0 इक्वल टू h न्यू डैश बाई सी sin थीटा माइनस mv sin फाई। सो ये हो गया h न्यू बाई सी, ये 0, ये हो गया h न्यू डैश बाई सी cos थीटा और ये mv cos फाई। अब जैसे आप c एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू डैश cos थीटा प्लस mvc cos फाई। अब आप इसको इधर ले लो, सो mvc cos फाई इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू डैश cos थीटा, और इन दोनों में h कॉमन आ जाएगा। तो जैसे आपने h कॉमन लिया ब्रैकेट में आएगा न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा। सो mvc cos फाई इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा। अब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से y दिशा में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाने पर p1y प्लस p2y इज इक्वल टू p1y डैश प्लस p2y डैश। ये हमारा डायग्राम था और मैंने कहा था p1y की वैल्यू 0, p2y की वैल्यू 0, p1y डैश ये हमारा इसका इस दिशा में संवेग जो कि h न्यू डैश बाई सी साइन थीटा था, एंड अगर हम इसकी बात करें तो इस mv का इस दिशा में संवेग mv साइन फाई, और आपको ऊपर की तरफ लेना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस mv साइन फाई। सो 0 इक्वल टू h न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस mv साइन फाई। अब इसको यहीं रहने दो और इसको आप लेफ्ट में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा mv साइन फाई इज इक्वल टू h न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। अब c एलसीएम ले लो तो c आपका इधर आ जाएगा, सो mvc साइन फाई इज इक्वल टू h न्यू डैश साइन थीटा। चूंकि mvc cos फाई इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा था और यहां पर हमने mvc sin फाई इक्वल टू h न्यू डैश sin थीटा निकाला है, तो इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर सो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या हो जाएगी m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी
एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। अब इसकी राइट हैंड साइड एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसकी राइट हैंड साइड एच स्क्वायर इंटू न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो हमने इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया है, तो हमको यह प्राप्त हुआ। अब इसमें और इसमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर करके ओपन करोगे तो प्लस एच स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस न्यू डैश कॉस थीटा। तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आपने इसका और इसका वर्ग करके जोड़ा तो हमें ये मिल गया। अब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस न्यू डैश कॉस थीटा प्लस ये एज इट इज, तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे आप एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर। सो न्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर। नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाली थी और एक अभी हमने ये निकाली है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये वाली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लो, तो यहां पर बचा सी स्क्वायर और यहां पर बच गया वी स्क्वायर। सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो इधर क्या है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और ये एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर मीन्स इससे ये कैंसिल हो गया। फिर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, यहां पर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, सो ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया, माइनस टू एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू 4 प्लस ट्वाइस एच न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या बचा है, प्लस एच स्क्वायर इंटू ट्वाइस न्यू डैश कॉस थीटा। तो इसमें और इसमें अगर हम ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू डैश कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और ये हमने यहां पर लिखा है और बची हुई वैल्यू एज इट इज। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एच स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ट्वाइस एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज टू 4। आपेक्षिकता के सिद्धांत से m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आप यहां पर सी स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो जैसे सी स्क्वायर एलसीएम लोगे ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हमारा अंश में चला जाएगा। सो एम स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में सी स्क्वायर हो गया एंड राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा सी रेज टू 4। सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4।
तो इसको आप m नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 लिख सकते हो। तो m नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 से m नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या रह गया, ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस एच न्यू डैश m नॉट सी स्क्वायर। अब एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो न्यू माइनस न्यू डैश इंटू m नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप क्या करोगे, इस न्यू डैश को इधर नीचे ले जाओ और m नॉट सी स्क्वायर को आप इधर लेकर आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन m नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और एक h और बचा हुआ है क्योंकि यहां पर ये h है, तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन m नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो जैसे आपने दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो m स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू m नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4। अब ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी, तो जैसे इसकी जगह m नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 रखा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया, ट्वाइस एच स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट सी स्क्वायर। तो हमको ये वैल्यू मिल गई। अब 2 से 2, एक h से एक h कैंसिल कर दो। सो अगर हम इस न्यू डैश को इधर भेजें और m नॉट सी स्क्वायर को इधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू डैश इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें ये समीकरण मिल जाएगी। अब ये क्या है, न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश, क्योंकि ये जो न्यू डैश है ये इसमें भी भाग दे रहे हैं और इसमें भी भाग दे रहे हैं। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, यहां पर न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल हो गया। सो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू h अपॉन m नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को c से थ्रू आउट गुणा कर देते हैं। c अपॉन न्यू डैश माइनस c बाई न्यू, और यहां पर एक c से c कैंसिल हो जाएगा। सो h अपॉन m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब c इक्वल टू न्यू लेमडा, सो c बाई न्यू हो जाएगा लेमडा एंड c बाई न्यू डैश हो जाएगा लेमडा डैश। तो आप इस c बाई न्यू डैश की जगह लेमडा डैश एंड c बाई न्यू की जगह लेमडा रखो। सो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू h अपॉन m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू h अपॉन m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब लेमडा डैश माइनस लेमडा को हम डेल्टा लेमडा लिख देते हैं एंड h अपॉन m नॉट c को हम लेमडा c लिखते हैं। इसे हम कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य कहते हैं। सो डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यह एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य में अंतर है तथा एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य में अंतर कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। तो कॉम्पटन विस्थापन का मान लेमडा c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में प्राप्त हुआ है। यहां लेमडा c इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c, h प्लांक नियतांक, m नॉट इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान तथा c प्रकाश का वेग है। तो यदि हम इन सभी का मान रखें तो लेमडा c इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम, जो कि कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य है। तो कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य का मान 0.0242 एंगस्ट्रॉम होता है। निष्कर्ष, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। कॉम्पटन विस्थापन का मान आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य तथा प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो तथा प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति कुछ भी हो या प्रकीर्णक पदार्थ कोई भी हो, कॉम्पटन विस्थापन का मान सदैव ये होता है।
यह केवल प्रकीर्णन कोण थीटा पर निर्भर करता है। क्योंकि लैम्डा सी हमारा नियत है, तो हमने कहा है कि डेल्टा लैम्डा का मान सदैव नियत रहता है। यह आपतित किरण की तरंग दैर्ध्य तथा प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल थीटा पर निर्भर करता है, अर्थात प्रकीर्णन कोण थीटा पर निर्भर करता है। विशिष्ट परिस्थितियां, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो cos 0 बराबर 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0। तो इस अवस्था में कॉम्पटन विस्थापन नहीं होगा। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो यदि थीटा 90 डिग्री हो तो cos 90 का मान 0, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी। तो इस अवस्था में कॉम्पटन विस्थापन कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा लैम्डा का मान 0.0242 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी इज इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम। यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा सी इंटू 1 माइनस ऑफ -1, और 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा 2, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा सी। तो डेल्टा लैम्डा का मान 0.0484 एंगस्ट्रॉम होगा, या कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का दुगना होगा। So delta lambda equal to twice lambda c is equal to 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तथा यह कॉम्पटन विस्थापन का अधिकतम मान है। प्रायोगिक व्यवस्था, अब यदि हमें प्रयोगशाला में कॉम्पटन प्रभाव को देखना हो तो प्रायोगिक व्यवस्था इस प्रकार होगी। यह एक वर्णीय एक्स किरण का स्रोत है, यहां से एक वर्णीय एक्स किरण निकलती है, यहां पर हमने स्लिट रखी है, तो स्लिट में से गुजरने के पश्चात यह एक फाइन बीम की फॉर्म में होगी, एक संकीर्ण किरण पुंज के रूप में प्राप्त होगी। यहां पर हमने ग्रेफाइट रखा है जो कि एक प्रकीर्णक पदार्थ है, तो जैसे एक्स किरण इससे टकराती है यह प्रकीर्णित हो जाएगी, तो इस दिशा में चली जाती है। यहां पर हमने एक ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर रखा है जिसको इस वृत्ताकार स्केल के ऊपर घुमाया जा सकता है, तो यदि हम इसे घुमाते हैं तो विभिन्न कोणों से प्रकीर्णित एक्स किरण हमें प्राप्त होती है। तो यह स्पेक्ट्रोमीटर का पथ है। तो जैसे जैसे आप स्पेक्ट्रोमीटर घुमाओगे अलग अलग कोण थीटा पर जो एक्स किरण प्रकीर्णित हुई है उसकी तीव्रता हमें ज्ञात होगी। अब यदि हम विभिन्न प्रकीर्णन कोण पर आपेक्षिक तीव्रता का ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। तो यदि थीटा बराबर 0 है तो हमें केवल एक ही शीर्ष मिलता है, अतः यह अप्रकीर्णित विकिरण है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर हमें इस प्रकार दो शीर्ष मिलते हैं, तो यह डेल्टा लैम्डा है। इसी प्रकार यदि हम थीटा बराबर 90 डिग्री लें तो डी लैम्डा या डेल्टा लैम्डा का मान बढ़ता है। थीटा बराबर 135 डिग्री पर यह इस प्रकार हो जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे आप कोण का मान बढ़ाते हो डेल्टा लैम्डा या डी लैम्डा का मान अर्थात लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का मान बढ़ता है, तथा थीटा बराबर 180 डिग्री पर यह अधिकतम हो जाता है, उसके पश्चात यह पुनः घटने लगता है। कॉम्पटन सिद्धांत द्वारा प्राप्त कॉम्पटन विस्थापन तथा प्रायोगिक परिणामों में अत्यधिक समानता यह निश्चित करती है कि इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर दो कणों के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर के समान है। यह विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत या कण प्रकृति को सिद्ध करता है। तो कॉम्पटन सिद्धांत द्वारा प्राप्त कॉम्पटन विस्थापन तथा प्रायोगिक परिणाम में अत्यधिक समानता यह निश्चित करती है कि इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर दो कणों के मध्य प्रत्यास्थ टक्कर के समान है। अतः कॉम्पटन सिद्धांत विकिरणों के
क्वांटम सिद्धांत से कण प्रकृति को सिद्ध करता है। तो यहां पर हम कॉम्पटन प्रभाव का आज का हमारा अध्याय समाप्त करते हैं। सो गुड बाय।